नमस्कार। जो भी साथी एसएससी, रेलवे या दूसरे सरकारी इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं, वो जानते हैं कि सामान्य ज्ञान यानी जनरल स्टडीज का पहाड़ कितना बड़ा होता है। और मोटी मोटी किताबें पढ़ना कभी कभी बहुत थका देता है। तो आज आपकी भेजी हुई अध्ययन सामग्री के आधार पर हम इतिहास के पन्नों को पलटने का एक नया तरीका आजमाएंगे। इसे एक ऑडियो रिवीजन की तरह नहीं, बल्कि भारत की नींव रखने वाले साम्राज्यों की कहानी की तरह देखेंगे। बिल्कुल। तथ्यों को रटने के बजाय अगर हम उनके पीछे की कहानी, वजह और नतीजों को समझें तो वो ज्यादा आसानी से याद रहते हैं। आज हम प्राचीन काल की पहली सभ्यताओं से शुरू करके मुगल साम्राज्य की दहलीज तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से। हमारे पास अपने इतिहास को जानने के सबसे पुराने स्रोत कौन से हैं? मतलब मैं वेदों की बात कर रही हूँ। देखें, सबसे प्राचीन स्रोत हमारे 4 वेद ही हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इनमें भी ऋग्वेद सबसे पुराना है। अच्छा, तो ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ थे या इनसे हमें उस समय के समाज के बारे में भी कुछ पता चलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। वेद, खासकर ऋग्वेद, सिर्फ प्रार्थनाओं का संग्रह नहीं है। वो एक तरह से उस दौर के समाज, संस्कृति और जीवन शैली को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। जैसे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में ही मिलता है। और बाकी के वेदों का क्या? जैसे सामवेद को संगीत से जोड़ते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, क्योंकि इसमें उन ऋचाओं का संग्रह है जिन्हें गाया जा सकता था। अच्छा। और यजुर्वेद में यज्ञ के नियम हैं। तो अथर्ववेद में जादू टोना, रोग निवारण, मतलब आम जीवन की बातें हैं। समझी। वेदों से पहले भी तो भारत में एक बहुत विकसित सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, भारत की पहली नगरीय सभ्यता। उसकी सबसे हैरान करने वाली बात मुझे हमेशा उसकी नगर योजना लगती है, टाउन प्लानिंग। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उनकी नगर नियोजन प्रणाली आज भी हैरान करती है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। और जल निकासी की व्यवस्था तो कमाल की थी। बिल्कुल। ढकी हुई नालियां, मैनहोल, हर घर में स्नानागार, और मोहनजोदाड़ो में मिला विशाल स्नानागार तो इसका सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, और उनका एक प्रमुख बंदरगाह भी था, लोथल। मतलब वो दुनिया से व्यापार भी करते थे। निश्चित रूप से। गुजरात में स्थित लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से मिले साक्ष्य बताते हैं कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। यहाँ एक सवाल मन में आता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के समाज में मुख्य अंतर क्या था? ये एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव था। क्या? वर्ण व्यवस्था का आधार। ऋग्वैदिक काल में समाज की वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, मतलब काम से पहचान होती थी, जन्म से नहीं। अच्छा, मतलब एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और ज्यादा कठोर हो गई। तो इसी सामाजिक कठोरता और कर्मकांडों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई। बिल्कुल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक वैचारिक क्रांति का दौर था, और इसी माहौल में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, मतलब धर्म के पहिए को गति देना। बौद्ध धर्म को संगठित करने के लिए कुछ सभाएं भी हुई थी, जिन्हें बौद्ध संगीति कहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी थी। कुल 4 संगीतियां हुई। 4? हाँ, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय, और चौथी कुंडलवन यानी कश्मीर में कनिष्क के समय। और जैन धर्म के बारे में? उनके 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और उन्होंने 3 रास्ते बताए जिन्हें त्रिरत्न कहा गया: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सही नजरिया, सही ज्ञान और सही कर्म। एकदम सही। इन नए विचारों के दौर के बाद भारत में पहले बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर इसकी स्थापना की थी। लेकिन इसमें उनके गुरु चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था, है ना? बिल्कुल। इसके पीछे का महान दिमाग चाणक्य का ही था, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। उनकी किताब अर्थशास्त्र तो आज भी पढ़ी जाती है। हाँ, जो नाम से तो अर्थशास्त्र है, पर असल में राजनीति और कूटनीति पर एक महान ग्रंथ है। मौर्य शासकों में अशोक का नाम सबसे अलग है। कलिंग युद्ध का उनके जीवन पर क्या असर पड़ा? कलिंग युद्ध उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था।
261 ईसा पूर्व में हुए उस युद्ध में भीषण रक्तपात देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और उन्होंने युद्ध हमेशा के लिए छोड़ दिया। हाँ, और बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए शिलालेखों का इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन उन शिलालेखों की लिपि तो सदियों तक कोई पढ़ ही नहीं पाया था। सही कहा, वो एक पहेली बने रहे। फिर 1847 में जेम्स प्रिंसिप नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की। तब जाके हमें अशोक के बारे में इतनी जानकारी मिली। बिल्कुल। मौर्यों के बाद भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज किस काल को कहा जाता है? वो गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान कला, साहित्य और विज्ञान में बहुत प्रगति हुई। और भारत का नेपोलियन, ये कौन थे? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य विजयों के कारण कहा जाता है। इसी वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, जिनके दरबार में कालिदास जैसे 9 रत्न थे और जिनके समय में चीनी यात्री फायान भारत आया था। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत एक बार फिर कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। हाँ, और इसी बिखराव ने उत्तर पश्चिम से होने वाले नए आक्रमणों के लिए दरवाजे खोल दिए। यहीं से मध्यकाल की शुरुआत होती है। महमूद गजनी के आक्रमण। हाँ, उसका सबसे चर्चित आक्रमण 1024 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गोरी आया, जिसके इरादे अलग थे। बिल्कुल, वो सिर्फ लूटने नहीं बल्कि शासन करने आया था। और यहीं तराइन के युद्ध बहुत निर्णायक साबित हुए। 2 युद्ध हुए थे। हाँ? तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते। लेकिन दूसरा युद्ध वो हार गए। हाँ, ठीक 1 साल बाद 1192 में हुए दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और इसी जीत ने भारत में तुर्की शासन की नींव डाल दी, जिससे दिल्ली सल्तनत का रास्ता खुला। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। सल्तनत काल में कुछ बड़े प्रयोग भी हुए, जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली। वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, महंगाई पर काबू पाने और सेना का खर्च उठाने के लिए, और वो काफी हद तक सफल भी रही। और सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किसने किया? टोकन करेंसी। वो किया था मोहम्मद बिन तुगलकमन। आइडिया बहुत अच्छा था, पर योजना असफल रही। क्यों? क्योंकि लोगों ने घरों में ही जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे। पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। चलिए, अब मुगल काल की ओर बढ़ते हैं। जी। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी? इसकी नींव 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद पड़ी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। हाँ, इसमें बाबर ने पहली बार तोपखाने का बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया और जीत हासिल की। बाबर और अकबर के बीच एक और महत्वपूर्ण शासक हुए, शेरशाह सूरी। हाँ, शेरशाह सूरी को उनके प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। जैसे? उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई, डाक व्यवस्था को सुधारा और कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। उनके कई सुधारों को बाद में अकबर ने भी अपनाया। और अंत में अकबर के दीने इलाही के बारे में बताइए, वो क्या था? अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में दीने इलाही नाम से एक नया धर्म शुरू किया था। स्वीकार करने वाले पहले और एकमात्र हिंदू बीरबल थे। और अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार? वो थे तानसेन, अकबर के नवरत्नों में से एक। तो ये था भारतीय इतिहास के कुछ बेहद जरूरी पड़ावों का एक सफर। उम्मीद है कि इस बातचीत से तथ्यों के पीछे की कहानी को समझने में मदद मिली होगी। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हमने राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों की बात की, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सभी कालखंडों में आम लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। उनकी कहानियां इतिहास में कहाँ दर्ज हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आप प्लेलिस्ट में जाकर और भी लेक्चर या कुछ बुक समरी भी सुन सकते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।